हाय फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और ये ABCD क्यों लिखा है इससे कंफ्यूज मत होइए। ये सब हमने किया है कैमरे को सेट करने के लिए, कैमरे को फोकस में लाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अब आप लोगों को ये जानने की बहुत ही प्रबल इच्छा होगी कि आखिर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आपको ऑलरेडी पता है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक सीरीज़ ऑफ वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट होगा, इसलिए आप पूरा इसको ज़रूर देखना। अगर आप घर बनाना चाहते हैं या आपका कोई फ्यूचर में प्लानिंग है कि आप कोई घर बनाओगे, और या फिर कोई घर बना रहे हो, अभी इन बिटवीन आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या काम शुरू हो गया है, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप जितना पैसा खर्च करने वाले हो उससे भी कम पैसे में, उससे कहीं बेहतर बोल रहा हूँ, कहीं बेहतर आप घर बना पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है लोगों का जो माइंडसेट है घर बनाने के लिए, वो बड़ा ही अजीब सा माइंडसेट है। पैसे इतने सारे लगा देते हैं लेकिन सही जगह बहुत कम खर्च करते हैं। सही जगह पैसे लगाने में दिक्कत होती है। गलत जगह पैसे लगा के अननेसेसरी खर्च ज़्यादा करते हैं, ज़रूरी वाला खर्च कम करते हैं। मैंने देखा है वो कौन सा माइंडसेट है। उसी माइंडसेट को तोड़ने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि कोई भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो ज़्यादातर लोगों का वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। जो कोई अगर कोई घर बना रहा है, छोटा सा मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे ज़मीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा में लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए उसके कंस्ट्रक्शन करने का, वो अडॉप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो घर आपको उतना ज़्यादा सुख नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर को बनाने के कितने सारे स्टेप्स हैं और आपको क्या करना चाहिए घर बनाने के पहले या घर बनाने के दौरान। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर सीरीज़ में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने घर बनाने को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर घर बना रहे हैं तो घर ऐसे तो बनाना शुरू करेंगे नहीं, आप ज़रूर कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये प्लानिंग सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर प्लानिंग पेपर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें पे हमें ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन हम पहले सारे स्टेप्स को जान लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेप है। तो पहला है प्लानिंग, उसके बाद दूसरा है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन का ही एक और पार्ट है जिसको तीसरा में मैंने बांटा है, वो बांटा है डोर विंडो। और चौथा स्टेप है फिनिशिंग। तो अब आप अपने सोचने का तरीका को बदलिए और अपना आप जो भी सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, उसको इन 4 भागों में पहले डिवाइड कर दीजिए। आप घर बनाओगे तो आपको एक प्लान चाहिए, घर के लिए प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। वो प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, देखिए, लीगल चीज़ हो, जैसे नक्शा पास कराना, ये वो सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा, सिर्फ टेक्निकल बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे ही आप प्लानिंग की बात करते हैं तो आपके पास एक प्लान आता है, एक सबसे बड़ा मार्कर है यहाँ। इसके कई सारे पार्ट आते हैं। तो पहला जो पार्ट आता है वो आता है मैप, है ना। तो आपको मैप या नक्शा, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में नक्शा कहते हैं, आपको एक नक्शा डेवलप करना पड़ता है। अब वो नक्शा चाहे तो आप खुद बनाएं या किसी से बनवाएं, लेकिन ये नक्शा ज़रूरी है, क्योंकि बिना नक्शा के आप घर नहीं बना सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एस्टिमेटिंग। ठीक है, एस्टिमेशन करते हैं हम लोग, एक अंदाज़ा लगाते हैं। हम अब पूरे पेपर में हम लोग बिल्डिंग बनाने का खर्च का एक एस्टिमेट निकालते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में हमें कितना खर्च आएगा। वो बहुत ही
ज़्यादा ज़रूरी है। और जो तीसरा जो हम प्लान करते हैं वो प्लान करते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि आप कौन सा मिस्त्री, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, कितने दिन से काम करेगा, कौन सा वो इसमें कितने लेबर लगेंगे, कितने क्या लगेंगे, जो भी है, मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूशन होगा कंस्ट्रक्शन का, उसका भी हमें प्लानिंग करना चाहिए। तब जाके हम ऑन टाइम सही तरीके से बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अब अभी रुक जाइए। अभी ये जो मैप बनाते हैं, जब बिल्डिंग का हम नक्शा बनाते हैं, हम लोग आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे नक्शा बनाने के जो गुण होने चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप मैप बनाएं, लोग मैप क्या बनवाते हैं, कमरा, ये बाथरूम हो गया, किचन हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया। कोई नहीं प्लान कराता कि ये बाहर से कैसा दिखेगा, है ना, उसका एक एलिवेशन भी बनना चाहिए। और जनरली क्या करते हैं, मैं दुखी हूँ, बहुत ही इस बात से दुखी हूँ कि लोग जब भी घर का प्लानिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो किसी इंजीनियर जो गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसको पकड़ लिया, उनको बोल दिया भैया एक नक्शा बना दो मेरे लिए। वो भाई साहब कुछ एक नक्शा बना के उनको दे देते हैं, और उसी नक्शे के बेसिस पर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जो छोटे शहरों में होता है ऐसा होता है। लेकिन इससे आपका जो घर है सही तरीके से नहीं बनता उसमें। और बाकी जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसका सलाह कौन देता है, वो मिस्त्री देता है, जो राज मिस्त्री को बुलाते हैं आप, वही बाकी का आपका इंजीनियर होता है, कंसल्टेंट होता है। नक्शा थोड़ा बहुत आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थोड़ा आपको किसी ने बना के दे दिया, उसी के बेसिस पे आप पूरा इतना रुपया, करोड़ों रुपया, इवन कई बार तो 1-1 करोड़ से ज़्यादा भी रुपया आप खर्च कर देते हैं। क्या सही है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि ना वो बंदा जिससे आपने अपना नक्शा बनाया वो इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता बिल्डिंग बनाने का, और ना ही वो मिस्त्री को पता है, मिस्त्री ने जो कहीं सीखा है गलत सही, उसको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ कुछ ईंटा जोड़ना, ब्रिक लगाना और ये सब जानता है। वो आपको पूरा घर बनाने का फंडा समझाता है, और उसकी बात आप आँख मूंद के मान लेते हो। कितना बड़ा बेवकूफ़ी करते हो अपने इतने बड़े पैसे का, जो आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है। तो प्लानिंग में थोड़ा सा खर्च करिए। जब तक आप प्लानिंग में, जैसे मैप बनवा रहे हैं, तो मैप में भी 2 पार्ट होता है। एक तो इसमें आर्किटेक्चरल पार्ट होता है, और दूसरा होता है इंजीनियरिंग। ठीक है। आर्किटेक्चरल पार्ट ये बताता है कि बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग में होगा क्या क्या, कितने रूम होंगे, कितने कमरे होंगे, बिल्डिंग बाहर से कैसा दिखेगा, पीछे से कैसा दिखेगा, ड्रेन कहाँ होगा, हर चीज़ जो है डिटेल। डोर विंडो कहाँ लगेगी, डोर विंडो कौन सी क्वालिटी की लगेगी, कौन सी वैरायटी की लगेगी, पेंटिंग होगा तो कौन सा पेंट होगा, वो सारी डिटेल आपकी आर्किटेक्चरल डिटेलिंग में, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में मिलती है। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन के डिटेल मिलते हैं कि वॉल की थिकनेस कितनी होगी, अगर पिलर डाल रहे हैं तो पिलर में रॉड कितना लगेगा, कंक्रीट कौन सा लगेगा, कंक्रीट का रेशियो क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में मिलती है। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। आप लोगों को लगता है कि हम इंजीनियर के पास जाएंगे या आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवा देगा, ऐसा नहीं है। वो आपके पैसे सेव कराएगा, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तरीके से आपका पैसा खर्च होगा। तो आप प्लान, जब आर्किटेक्चरल, जब भी आप घर बनाएं तो आप एक्सपर्ट्स के पास पहुँचे, पता लगाएं कौन है कंसल्टेंट, मुझसे पूछे, मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। वो फीस लेते हैं 50,000, 1 लाख, 60,000, 40,000, 30,000, जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा, जितना उस हिसाब से वो आपसे फीस चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप आज के डेट में 1 करोड़ खर्चा करने वाले हैं तो क्या आप उसका 1% या 0.5% भी आप खर्च नहीं कर सकते प्लानिंग के ऊपर? और मैं आप चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने वो प्लानिंग के ऊपर खर्च कर दिया तो आपका घर उस एरिया में सबसे ज़बरदस्त घर होगा, देखने लायक घर होगा, और दूसरा सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं से लैस घर होगा, सबसे ज़्यादा फंक्शनल होगा, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होगा। आप उसी जितने दूर में आप घर बनाएंगे आप किसी और से मैच करा लीजिएगा, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। तो जो फीस आप उनको देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके पैसे की सेविंग हो जाएगी। क्योंकि लोग जो है ना,
घर में जब काम कराते हैं ना तो बहुत इमोशनली सोचते हैं। इमोशनली सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको पकड़ना पड़ेगा किसी टेक्निकल पर्सन से। तो ये जो प्लानिंग वाला हिस्सा है वो तो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं हैं। वो तो ऑन द स्पॉट प्लान करते हैं, वहीं पे खड़े हो गए साइड पे, 2 मिस्त्री को बुला लिया, अच्छा हाँ इधर से ऐसे दीवार डाल देंगे, इधर से यहाँ पे एक रूम आ जाएगा, यहाँ पे एक किचन आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे प्लान। यार ऐसे प्लानिंग होता है क्या? ऐसे प्लान करके ज़्यादातर घर बनती हैं हमारे, और कितने करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग। लेकिन आप एक एक्सपर्ट के पास नहीं जाते। आप एक्सपर्ट चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक्सपर्ट चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। वो आपको अपना ड्राइंग प्रोवाइड कर देगा। आप ड्राइंग की मदद से आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी, इतनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं कैसे बनती हैं? ऐसे ही तो बनती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे कस्बे में कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आपको कंसल्टेंसी नहीं मिलेगी। चाहे दिल्ली में, बॉम्बे में कोई बैठा हो, अगर आपको छोटा भी घर बनाना हो, कोई बात नहीं है, वो कंसल्टेंसी आपको ज़रूर मिलेगी। आप और बहुत नॉमिनल पैसे में मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। 40-50 हज़ार रुपया अगर आपने खर्च किया तो आपकी बिल्डिंग देखने लायक होगी। तो इसीलिए भाई साहब मैं आपको बहुत बड़ी सलाह दे रहा हूँ कि अब अपना घर, अगर प्रॉपर घर अगर बनाना है, आपको 2 फ्लोर 3 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, 1-2 कट्ठे में आप बना रहे हैं, ऐसे प्लीज़ मत बनाइए। किसी कंसल्टेंट के, बेटर हो कि किसी आर्किटेक्ट को पकड़िए। आपके एरिया में अगर कोई है नॉन आर्किटेक्ट तो बेटर है, नहीं है तो मैं भी आपको इस बारे में मदद कर सकता हूँ। तो उसके जो फीस होंगे, बहुत नॉमिनल सा फीस होता है, वो आपको एक बार फीस देना है। उसके बाद जब तक आपका कंस्ट्रक्शन होगा, आपको हर टेक्निकल सलाह वो आपको देगा, अगर कहीं भी आप फंसेंगे। अदरवाइज एक बार बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब देखिए दिक्कतें क्या क्या आती हैं प्लानिंग में, मैं बताता हूँ। अब जैसे किचन है ना, किचन का एक प्रॉपर साइजिंग होनी चाहिए। अगर उस साइज से बहुत बड़ा बना देंगे किचन तो आपका अननेसेसरी का वेस्टेज है। उस साइजिंग से छोटा बनाएंगे तो किचन में काम करने वाले को प्रॉब्लम होगी, और वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होगी। किचन में कहाँ पे जो आपका जो उसका काउंटर होता है उसका क्या साइजिंग होना चाहिए, कहाँ पे चूल्हा रहने से बेस्ट रहेगा, कहाँ पे उसका सिंक होगा, सिंक की पाइपिंग कैसे होगी, सिंक में गर्म पानी आएगा, ठंडा पानी आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में ना एक्सपर्ट्स को पूरा नॉलेज होता है। वो आपको एक प्रॉपर, जो भी आपका लैंड जितना भी अवेलेबल होगा उसमें आपको बेस्ट लेआउट बना के देंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से कोई भी एक डायमेंशन ले लोगे, 6x6 का किचन बना लो। देखो एरिया तो उतना ही है, लेकिन उस 6x6 को हो सकता है 4x5, 5x8 प्लान कर दे। वो कुछ ऐसा प्लान करे जो आपका फंक्शन बेटर हो जाए, उसी एरिया में, उसी छोटे से घर में आपका उस किचन का बेटर फंक्शनलिटी आ जाएगी जब वो एक्सपर्ट उसका प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो ये होती है बात। अब आपने बेडरूम बनाया, या तो छोटा ही बना दिया, इतना छोटा बनाया कि आप जब पलंग लगा रहे हैं तो उधर दरवाजे में अड़ रहा है, तो उधर खिड़की में अड़ रहा है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। और या इतना बड़ा बना दिया कि अननेसेसरी का बड़ा बना दिया, वेस्टेज है ना। तो आपको पूरा पर्पस पता होगा कि भैया हमारे घर में 2 कमरे का मैं फ्लैट बना रहा हूँ, 3 कमरे का फ्लैट बना रहा हूँ, पहले कमरे में कौन रहेगा, दूसरे में कौन रहेगा, तीसरे में कौन रहेगा, पहले कमरे में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए, अटैच लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, दूसरे में भी होना चाहिए, तीसरे नहीं होना चाहिए। ये तो आपके दिमाग की उपज है। आप ये सब चीज़ें आप बताएंगे, उसके बाद उससे वो बेटर करके आपको प्लान करके देंगे, नक्शा बना के देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका घर बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत फंक्शनल होगा। अदरवाइज आपने घर बना दिया, इधर दरवाज़ा उधर, मतलब अजीब अजीब सा घर बनता है, जो आप अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि क्या बना रखा है। और जब आप ऐसे लैंड पे खड़े होकर जब आप प्लान करते हो तो क्या होता है कि गलतियां होती हैं, और उसके बाद वो गलतियों को सुधारते सुधारते और गलतियां कर देते हो। तो ऐसा मत करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, एक्सपर्ट्स के पास जाओ, उनको फीस दो, फिर देखो आपका घर कैसा बनेगा। उसके बाद जो एस्टिमेशन है, अगर आप ये सर्विसेज लोगे तो वो एस्टिमेशन भी आपका वही करके दे देंगे। आपको भी, आप भी अपना दिमाग लगाओ, अपना सजेशंस दो, वो भी आपको एस्टिमेशन में हेल्प करेंगे। जैसे ही आप एस्टिमेशन करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको घर में कितना खर्चा लगने वाला है। ठीक है, और उसके बाद है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट। तो ये लोग अगर लोकल हैं तो आप लोकल में किसी भी मिस्त्री को बुला के बात करो कि एग्जीक्यूशन में क्या कैसे करना है, तो उस हिसाब से पहले प्लान कर लो।
तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वेरी सीरियस प्लानिंग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। वैसे नहीं, ऐसे तो हर लोग प्लान करते रहता है मुझे घर बनाना है, घर बनाना है। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, जैसे आपने प्लानिंग कर ली, अब हाँ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो आप किसी नौसिखिए से भी प्लानिंग करा रहे हैं, तो उनको बताइए कि जब भी आप प्लान करो तो आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम और प्लम्बिंग सिस्टम को ज़रूर ध्यान में रखो। इलेक्ट्रिकल की डक्ट कहाँ से जाएगी, अगर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो मीटर कहाँ पे रहेगा, उसका जो कनेक्शन है वो कहाँ से आएगा, नीचे से ऊपर की केबल कैसे जाएगी, वो सारी चीज़ें प्लान करें। क्योंकि वो जब आप प्लान नहीं करते हो तो अननेसेसरी का तोड़ फोड़ करना पड़ता है, और वो तोड़ फोड़ एक तो गलत जगह पे मीटर और ये सब लगाना है अनप्लान्ड जगह पे, वो भी एक अच्छा नहीं लगता। और दूसरा है अननेसेसरी का तोड़ फोड़, तो एक बार कंस्ट्रक्शन करो और फिर उसको तोड़ो तो खर्च ही खर्च, एक्स्ट्रा खर्च बढ़ता है। तो प्लानिंग करो प्रॉपर, प्लम्बिंग का प्लानिंग करो, कहाँ से पाइप आएगी, कहाँ से जाएगी, कहाँ पे मोटर होगा, कहाँ पे क्या होगा, जो भी सिस्टम वहाँ पे देना है उसका नक्शा के स्टेज में ही प्लानिंग करो। ये मत सोचो नहीं नहीं वो तो हो जाएगा, वो ये लैंग्वेज नहीं, हो जाएगा वाला लैंग्वेज नहीं। हो जाना होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते। आप प्रॉपर प्लान करके बताओ कि कैसे कैसे ये प्लम्बिंग कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी वायरिंग होगी वो कैसे होगी, उसका एक प्लानिंग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा डिटेल, लेकिन एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भैया यहाँ पे मीटर, मेन मीटर यहाँ पे रहेगा, एक मेन डक्ट होगा जो नीचे से ऊपर जाएगा, उसी में से मेन केबल जाएगी। ये सारा प्लानिंग, एक बेसिक प्लानिंग जरूर होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा तोड़फोड़ घर के अंदर नहीं करना पड़े। उसी तरह जो आपका प्लम्बिंग है, घर के ऊपर टैंक किस लोकेशन पे रहेगा, टैंक से पाइप कहाँ जाएगी, कौन से बाथरूम में जाएगी, कैसे किचन में जाएगी, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो ये प्लान ज़रूर जब भी हम मैप बनवाएं, उसमें अगर आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो तो खुद ही कर देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सेमी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो ये सब सुझाव उनको ज़रूर दीजिए, ताकि वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें आपके प्लानिंग में। ड्रेनेज, जो प्लम्बिंग सिस्टम है, ड्रेनेज है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ढंग से प्लान नहीं किया तो लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम करेंगे, कहीं सीलन आएगा, कहीं पे लीकेज होगी, कहीं पे कुछ होगा, और इससे आपका बिल्डिंग का जो लाइफ भी है वो कम हो जाता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट। अब देखिए, जो खर्च होता है, 2 पार्ट में मैं खर्च को 3 पार्ट में खर्च को मैं बांट देता हूँ। पहला तो है कंस्ट्रक्शन में, जो कि आप इसको कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते। जैसे जो वॉल होगी, पिलर्स होंगे, स्लैब होगा, वो तो आपको डालना ही है, लेकिन वो अगर तरीके से डालोगे कि कहाँ पे एक्चुअली में डालना है, अब अपने हिसाब से डालोगे तो गलत सलत डालोगे, ज़्यादा खर्च कर दोगे, ज़्यादा सरिया डालोगे, ज़्यादा रेनफोर्समेंट डालोगे। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बनवाई है तो प्रॉपर खर्च होगा, जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च होगा। और वो खर्च अल्ट्रेशन वाला खर्च नहीं होता कि उसको हम थोड़ा कम कर लें और थोड़ा ज़्यादा कर लें, वो सबसे नेसेसरी खर्च है और वो तो होगा ही होगा। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट सिर्फ इसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है कि अब कॉलम्स कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, आपका एरिया में फाउंडेशंस कौन सा यूज़ होना चाहिए, है ना, पाइल फाउंडेशन होगा कि फुटिंग फाउंडेशन होगा या नॉर्मल ब्रिक फाउंडेशन होगा, कौन सा फाउंडेशन बेस्ट रहेगा, कौन बताएगा। आप तो या तो पड़ोसी से पूछ के करोगे, आजू बाजू से पूछ के करोगे, या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछो, थोड़े से फीस दो, फीस दोगे तो सर्विस ले सकते हो। अदरवाइज गलती होगी तो फिर वही ज़िंदगी भर भुगतो। अब घर तोड़ के तो फिर से बनाओगे नहीं, तो ये है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन तो आपका हो गया, ये फिक्स कॉस्ट हो गया अगर आपने सही तरीके से बनाया। अदरवाइज इसमें पैसे लगाने वाले मिस्त्री भी बहुत पैसे लगा देते हैं। अब मैंने एक जगह देखा कि वो क्या करते हैं, फाउंडेशन में कम सरिया डालते हैं और स्लैब में ज़्यादा सरिया डालते हैं। बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। सारा बिल्डिंग का लोड जो है कंसंट्रेट होकर फाउंडेशन के थ्रू ग्राउंड में जा रहा है, तो फाउंडेशन में ज़्यादा सरिया आएगा। और छत में क्या है, जहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ मेरा ही लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो छत का सरिया हमेशा कम आएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट पे मत जाना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी टेक्निकल, तो इसमें डिजाइन इंजीनियर की सलाह ज़रूरी है। तो कंस्ट्रक्शन तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। उसके बाद आ गया डोर एंड विंडो। डोर एंड विंडो, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डोर एंड विंडो अवेलेबल। अब इसमें आप इमोशनली कभी फैसला मत करना कि नहीं मैं तो अब देखो, आप
क्या घर बना रहे हो, घर का लेवल क्या है। अब मान लो कि घर, छोटा सा घर बना रहे हो, उसमें डोर विंडो तुम लाखों करोड़ों का लगा दो, इट्स नॉट फेयर, है ना। जिस हिसाब से घर की पूरा का पूरा घर का जो स्टेटस है, उसी हिसाब से उसके डोर विंडो या फिनिशिंग वर्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर एकदम छोटा सा बना रहे हो और उसमें दुनिया भर के ये वो फलाना ढीम का लगाए जा रहे हैं, पैसा का बर्बाद किए जा रहे हैं, उससे उस घर की इज्जत कभी नहीं बढ़ने वाली है। घर का स्टेटस कैसे बढ़ेगा, घर का स्टेटस, घर में देखो, एक तो है कि मिनिमम चीज़ें तो लगानी है क्योंकि उसमें सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एकदम सकरी गली है, आने जाने का रास्ता नहीं है, उसमें आप एकदम लग्जरी बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हो, तो वो आपके पैसे बर्बाद है, वो आपका कभी रिटर्न नहीं आएगा। तो आप लोकेशन भी देखो कि आपका लोकेशन कैसी जगह पे आपका घर है, उसका अगर मान लो कि आप रहने के लिए भी बना रहे हो या थोड़ा सा ये भी सोच रहे हो कि रेंट वेंट भी लगाऊंगा, तो उस एरिया में रेंट क्या है, आप कितना खर्चा करोगे तो क्या रेंट मिल जाएगा आपको, है ना। और बाकी जो अपने लिए भी कर रहे हो तो उसमें भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगा लो, उतनी ही चीज़ें लगानी चाहिए जितनी की ज़रूरत हो, क्योंकि चीज़ें बाद में चेंज होती रहती हैं। एनीवे, मेरे कहने का मकसद है कि डोर एंड विंडो, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डोर एंड विंडो। आप वुडन यूज कर सकते हो, आजकल कंक्रीट का भी आता है ना, उसके बाद स्टील का भी आता है आजकल, है ना। उसमें वुडन में भी कई वैरायटी हैं, सखुआ है, फिर और भी है, जामुन है। तो आप अपने कॉस्ट के हिसाब से एक बजटिंग करो कि भैया डोर एंड विंडो मुझे कौन सा लगाना है। मेरे हिसाब से तो वुडन में ना जाओ, आप स्टील भी लगा सकते हो और कंक्रीट का भी लगा सकते हो। अगर अवेलेबिलिटी है अच्छी तो आप कंक्रीट का इस्तेमाल करो, सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा ड्यूरेबल भी होगा। उसके बाद डोर में देखिए, जैसे मैं तो अभी मैं ये चौखट की बात कर रहा था। ये जो चौखट है ये आपका कंक्रीट का भी आता है, स्टील का भी आता है ना, वुडन आता है, वुडन में भी कई सारे वेराइटी हैं। उसी तरह डोर्स जो हैं आजकल बहुत सारे रेडीमेड डोर आ गए हैं, तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च करो, पहले से रिसर्च करके रखो कि मुझे कौन सा डोर लगाना है, कहाँ पे कौन सा डोर लगाना है। अगर बाहर वाला डोर है तो उसको कौन सा लगाएंगे, इंटरनल डोर है तो कैसा। इसमें काफ़ी पैसे बचा सकते हो आप और काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी कर सकते हो। तो एक तो पॉइंट होगा ये। उसके बाद है फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में आपका क्या क्या आएगा, देखिए फिनिशिंग वर्क में आ जाता है आपका प्लम्बिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा, फ्लोरिंग आएगा और प्लास्टर एंड पेंटिंग आएगा। अब देखो, जो प्लम्बिंग है और इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसके भी दो पार्ट कर सकते हैं कि एक प्लम्बिंग फिटिंग्स हैं, जो कि जैसे पाइप्स हो गए, जो रूट हो गया, वो तो आपका खर्च फिक्स है, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्लम्बिंग की फिटिंग्स हैं, जो कि दिखने वाली फिटिंग्स हैं, जैसे आपका नल हो गए, झरने हो गए, जो बाथरूम में आप लगा रहे हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत महंगा भी मिलता है, बहुत सस्ता भी मिलता है। तो आप ज़रूर डिसाइड करो कि आप ओवरऑल बिल्डिंग पे कितना खर्च कर रहे हो, उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को डिसाइड करो। अब छोटा सा घर बना रहे हो और उसमें दुनिया भर का महंगा सामान लगा रहे हो, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। आप देखो कि आपने अगर ओवरऑल सच में इतना लग्जरी बनाना है तो उस हिसाब से ये प्लम्बिंग फिटिंग्स को डिसाइड करो, तब आप कमोड का कॉस्ट डिसाइड करो कि महंगा वाला लगाऊंगा। ये मत सोचो कि महंगा होगा तो अच्छा होगा, नहीं, महंगा होगा तो अच्छा नहीं है। आप सामान लो, थोड़ा ब्रांडेड सामान लगाओ जो कि ड्यूरेबल हो, उसमें भी कई सारे वेराइटीज़ आते हैं, जाके देखो समझो। अगर ब्रांडेड है तो थोड़ा कॉस्टली, मीडियम कॉस्ट है या कम कॉस्ट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार क्या हो गया आज, क्यों गिर रहा है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, लग्जरी का तो कोई लिमिट नहीं है, लगाते रहो जितना भी लगाना है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्विच कौन सा होगा, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, उसमें कॉस्ट बचा सकते हो। इसमें भी महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छे ब्रांड का सस्ता वाला सबसे लगाना चाहिए, क्योंकि सस्ता वाला जो होता है ईजिली अवेलेबल होता है। बाद में अगर ख़राब वराब भी होगा, अब एक स्विच ख़राब होगा तो ईजिली अवेलेबल होगा, तो वो मिसमैच नहीं होगा। अब आपने कोई बहुत महंगा लगा लिया, उसका पता चला जब मेरा ख़राब हुआ रिप्लेसमेंट के समय उसको मिल ही नहीं रहा,
है ना। तो वो सब भी ध्यान देना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हाई में जाना चाहिए, एक मीडियम लेवल में जाओ। जो चल रहा है मार्केट में अच्छे ब्रांड में, एंकर सबसे अच्छा ब्रांड मैं मानता हूँ, एंकर का लगाओ फिटिंग्स, सस्ते वाला अच्छा लगे, जो चीप एंड बेस्ट हो। अब देखो फ्लोरिंग में भी कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फ्लोरिंग में वुडन फ्लोरिंग लगाऊं, टाइल्स लगाऊं, मार्बल लगाऊं। तो आजकल देखो जो चलता है टाइल्स, फटाफट लगाओ टाइल्स, निकलो, काम फास्ट होता है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आती है। अब उसी में टाइल्स में भी कितनी वैरायटी है, डबल चार्ज, सिंगल चार्ज, ये वो फलाना ढीमका, है ना। तो टाइल्स में आप इसमें डिसाइड करो। मेरे हिसाब से तो टाइल्स लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइल्स में खर्चा कम आएगा, मार्बल वगैरह लगाओगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। अब आप देख लो, मेरे हिसाब से तो टाइल्स आज के डेट में बढ़िया है। फटाफट जो अवेलेबल टाइल्स हैं बढ़िया मार्केट में, डबल चार्ज टाइल्स लगाओ। सिंगल चार्ज जो है घिसने का डर रहता है, डबल चार्ज में काफ़ी ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो आप फ्लोरिंग में टाइल्स का इस्तेमाल कर लो। अब इसमें जो फ्लोरिंग में जो टाइल्स है इसका भी कॉस्ट वेरी करता है, तो इस पर भी आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद है प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग। तो देखो प्लास्टरिंग तो आपको करानी ही है, तो प्लास्टर में तो कॉस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्लास्टर में वैसे वैरायटीज आते हैं, आजकल जिप्सम प्लास्टर हो रहा है, जैसे नॉर्मल प्लास्टर की जगह डायरेक्ट जिप्सम प्लास्टर भी होता है आज के डेट में। तो अगर ऐसे ऐसे कारीगर अवेलेबल हैं तो आप जिप्सम प्लास्टर करा सकते हो, बाथरूम को छोड़ के। बाथरूम में तो ऐसे भी टाइल्स वगैरह लगता है, तो वहाँ प्लास्टर का मतलब नहीं है, तो वो कर सकते हो। अदरवाइज इसमें प्लास्टरिंग में आपका उतना ही खर्चा आएगा। लेकिन हाँ, पेंटिंग, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पेंट्स, एक वेराइटी ऑफ पेंटिंग है, तो वो भी आपको डिसाइड करना है। उसमें आप अपने पैसे जो है बचा सकते हो। अच्छा पेंटिंग कराओ, मीडियम लेवल का पुट्टी वट्टी करा के पेंटिंग करा सकते हो, तो एक मीडियम खर्च में हो सकता है। अदरवाइज पेंट के बहुत सारे रेंज हैं, तो उसमें बहुत सारा, उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन सा टाइल्स आता है, कौन सा पेंट आता है, क्या यूज़ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के समय अगर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ आपके पैसे बच सकते हैं, कहाँ पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपके बनने वाला जो घर है वो एक अब नए तरह का ही घर बनने वाला है। जो भी बनने वाला था वो उससे पूरी तरह अब चेंज हो जाएगा, आइडिया ही पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और आपका अब घर ज़बरदस्त बनने वाला है। तो जाते जाते एक सलाह और देना चाहता हूँ, आप भी जब भी घर बनाने के का प्लानिंग करें, प्रॉपरली डिसाइड करें, मुझे रहना है, रेंट लगाना है, एरिया में रेंट कितना मिलता है, उस हिसाब से आप अपने इनपुट डिसाइड करें। अब जैसे देखिए रेंज जो है ना, अब एक कमोड है, कमोड 500 का भी मिलता है, 15,000 का भी मिलता है। अब आपके ऊपर है ना कि आप 500 वाला लगाओगे या 15,000। 500 वाले से भी काम चलता है, तो आप लगाने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के और आपका बजट क्या है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो, और आपका घर एकदम ज़बरदस्त बनेगा। अगर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सलाह चाहिए, तो फ्री सलाह भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं फ्री सलाह दे दूंगा। और अगर सच में आपको प्रोफेशनल सर्विसेज भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सही पर्सन के पास पहुंचा दूंगा और आपका काम आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई घर बना रहा है तो उसको टैग करिए, शेयर करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।